नमस्कार। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर से हम अपना उत्तराखंड बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचल डाला है। हादसे में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है और वहीं आपको बताएंगे दूसरा घायल है। खबर यह है कि कार का ड्राइवर नशे में था, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली के दूधाधारी चौक का है। पुलकित शुक्ला मेरे सहयोगी हरिद्वार से लाइव मौजूद है इस खबर पर। पुलकित, कैसे हुआ यह हादसा? पुलिस क्या कुछ कह रही है? देर रात का ये मामला है, जहां तेज रफ्तार कार का ये कहर देखने के लिए मिला है। देहरादून से हरिद्वार की ओर ये कार आ रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। क्योंकि डिवाइडर पर हरिद्वार में कई ऐसी जगह है जहां पर जो भक्कड़ बाबा है या जो भीख मांगने वाले जो लोग हैं वो ऐसी जगहों पर सोते रहते हैं। तो जो कार अनियंत्रित होकर ऐसे 2 लोगों की उसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे को गंभीर रूप से जो घायल हुआ है, उनका एम्स केस उनको रेफर कर उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में धुत था। इसी कारण से वो अपने कार पर नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने चालक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। जी, शुक्रिया आपका पुल की जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कार ड्राइवर जो था वो बिल्कुल शराब की नशे में हालत में था और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कार ने 2 लोगों को कुचल दिया। फुटपाथ पर सो रहे थे 2 लोग, जिनकी मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शराब के नशे में धुत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर पौड़ी से भी है, जहां पर जेसीबी समेत खाई में गिरे एक ड्राइवर का रेस्क्यू वीडियो एसडीआरएफ ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 12 बजे का ये वीडियो है, जब गढ़वाल जिले में श्रीनगर के पास नरकोटा में रेलवे का काम चल रहा था। जेसीबी मशीन के साथ ही ड्राइवर, जिनका नाम अजय शर्मा है, वो नदी के पास जा गिरते हैं। जैसे ही सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिलती है, रेस्क्यू के काम में लग जाती है टीम। रस्सियों के सहारे किसी तरह से ड्राइवर को बांध के सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। विकासनगर से भी खबर, जहां पर एक युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। युवक की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान विवाद में उसकी हत्या कर दी गई है। युवक का शव गुडरीच टी स्टेट के पास बरामद किया गया है। मृतक सौरभ लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन कर रही है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि गुडरीच टी स्टेट में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पे जाके देखा तो नग्न अवस्था, अर्धनग्न अवस्था में वो शव पड़ा हुआ था। बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। आसपास के लोगों को बुलाया गया, आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया। तो काफ़ी देर के बाद उसकी शिनाख्त सौरभ उर्फ सागर पुत्र राजकुमार निवासी लक्ष्मीपुर के रूप में हुई है। अब आपको बताते हैं प्रदेश की एक और बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी अगले 3 दिन उत्तराखंड में रहने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। अनिल बलूनी का ये दौरा आज हल्द्वानी से शुरू हो जाएगा और आने वाले 2 दिन, यानी कि आज का दिन मिला के कुल 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी। शैलेंद्र नेगी से और जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र नेगी, हल्द्वानी से इस दौरे का आगाज होना है, फिलहाल की जानकारी दीजिए। क्या दौरे का आगाज हो चुका है अनिल बलूनी के? देखिए, देर रात जो है अनिल बलूनी देर शाम पहुंच गए थे यहाँ पे और आज वो सुबह से ही कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अगले 2 दिन भी वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहेंगे। जिले के अधिकारियों से और जो कुमाऊं मंडल के अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी विकास योजनाएं हैं जिन पर उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। जो विशेष तौर पे जो नैनीताल का जो शहरी इलाका है, वहाँ की जो पानी की समस्या है उसके समाधान के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी कि जो कोसी नदी है खैरना में, वहां से एक डैम बनाया जाएगा। उस डैम के जरिए पानी जो है वो नैनीताल को पहुंचाया जाएगा, ताकि इस पर्यटक नगरी में पानी की कोई दिक्कत न हो, आम दिनों में भी और पर्यटन सीजन में भी। और इसके अलावा जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर बनना है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के भी चर्चा होगी अधिकारियों से। और साथ ही क्योंकि 2022 का चुनाव अब बीजेपी के सिर पर है, उत्तराखंड में सिर पर है, तो ऐसे में 2022 का चुनाव वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस लिहाज से उस पर भी चर्चा होगी कार्यकर्ताओं के साथ और विशेष तौर पे अनिल बलूनी की राय बेहद महत्वपूर्ण होगी 2022 को लेकर के।
क्योंकि इस पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान किन कैंडिडेट्स को बीजेपी मैदान में उतारेगी, इस सब का रिव्यू भी जो है एक तरह से अनिल बलूनी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लेंगे। साथ ही जो है जो बीजेपी के विधायक हैं कुमाऊं भर के, वो भी उनसे मुलाकात करेंगे और जो मंत्री हैं राज्य सरकार के, वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। तो इस दौरान कई तरह की चर्चा होंगी और क्योंकि वो मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं और चुनाव में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इस लिहाज से भी उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वो हर तरह से 2022 के चुनाव की एक तरह से संरचना अपने दिमाग में यहाँ से लेकर के जाएंगे और ये माना जा रहा है कि इसका पूरा का पूरा फीडबैक वो केंद्रीय नेतृत्व को भी देंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी उत्तराखंड के भीतर उतर सकती है और क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी शैलेंद्र नेगी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि दौरे का आगाज हो चुका है, हल्द्वानी से इस दौरे का आगाज किया गया है 3 दिन तक, अगले 2 दिन और यानी कि कुल 3 दिन आज का मिला के उत्तराखंड के दौरे पर राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर निकलने वाले हैं। आज शाम सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 14 और 15 जून को सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर से शिष्टाचार भेंट उनकी होने वाली है। दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले भी सीएम दिल्ली के दौरे पर गए थे और कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू को महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब लोग कुछ ढील की उम्मीद कर रहे हैं। 15 जून से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलों के डीएम से बात की और उसी बातचीत के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। साफ निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, कोरोना को हल्के में ना लें, तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड आने वालों के लिए अब भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी है। चारधाम यात्रा खोलने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है सरकार का। राहत की उम्मीद के बीच में सरकार कहती है खतरा अभी टला नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और खबर आपको बताते हैं कांग्रेस की बैठक से जुड़ी हुई। शनिवार के दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़े फैसले ले लिए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। किसी को भी चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से बात करती रही है, लेकिन शनिवार की बैठक में इस बात पर मोहर लग गई। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। कांग्रेस बिना चेहरे के ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू करने के फैसले पर भी फैसला लिया गया। 15 जून से परिवर्तन यात्रा की तैयारी है। इसकी शुरुआत खटीमा से की जाएगी। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां शुरू करी हैं। दिल्ली में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, बैठक जी की गई है, उसमें क्या कुछ तय हुआ है, 2022 को जीतने का क्या रोड मैप है कांग्रेस का, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम के बिना कांग्रेस का काम पूरा नहीं होता और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इन 3 बड़े नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एक हफ्ते में 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं। दोनों बैठकों में चर्चा चुनाव पर हुई, क्योंकि टिकट फाइनल करने से लेकर चुनावी रणनीति बनाने में तीनों नेताओं का रोल अहम होगा और अगर तीनों नेताओं ने मिलकर काम किया तो चुनाव की राह आसान होगी, वो भी तब जब 6 महीने का वक्त बचा है। तो चुनाव नजदीक है, कल है अब है ही नहीं कहीं, सब इलेक्शन की तैयारी में। मुझे स्वयं लड़ना है, मैं अपने प्रीतम सिंह को भी लड़ना है, तो सब अपना अपना चुनाव देख रहे हैं। उसको बात ये होगी किस तरह एकजुट होकर हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कांग्रेस सत्ता में आ जाए। यदि कहीं मतभेद हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कमेटियों का गठन होगा। जो भी रणनीति पार्टी की बनानी है उन मीटिंगों में ही तय की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये मीटिंगें जो है वो महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हर नेता का रोल तय होना है और पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा।
शायद यही बात प्रीतम, इंदिरा और हरीश रावत को समझ आ चुकी है। तभी तो अब तक एक दूसरे पर हमला करने वाले नेता घंटों एक साथ बैठ के कर रहे हैं, चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। भाजपा अगर ये सोचती है कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस पे गुटबाजी है, तो अच्छी बात है, वो सोचते रहें। उनके सोचने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, हम संगठन पर लगातार काम कर रहे हैं, हम संघर्ष का लगातार काम कर रहे हैं, हम तमाम मुद्दों पर जिन पर लड़ना चाहिए लड़ाई का लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2017 में कांग्रेस सबसे बुरा दौर देख चुकी है और 2022 का चुनाव न सिर्फ पार्टी का बल्कि बड़े नेताओं के अनुभव और वजूद का इम्तिहान भी है। ऐसे में कांग्रेस नेता उस रोड मैप पर काम करने की कोशिश में जुटे हैं ताकि टीम में कोई गैप न दिखे। दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जन्मदिन है और इस मौके पर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी पीयूष गोयल को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री जिस तरह से ट्वीट करके शुभकामनाएं दे रहे हैं उसमें हम आपको बताएं कि सरल, शालीन एवं विनम्रता के गुणों से विभूषित, अपनी कार्यकुशलता एवं दूरदृष्टि निर्णयों से भारतीय रेलवे को नया आयाम देने वाले केंद्रीय वाणिज्य एवं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। देहरादून से बड़ी खबर, तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने पहल की है। सरकार ने बच्चों को न्यूमोकोकल टीका लगाने का फैसला लिया है। न्यूमोकोकल टीका बच्चों को लगेगा। ये टीका निमोनिया, दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव का काम करेगा। सीएम 11 बजे इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। ये टीका नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में, माफ कीजिए, टीकाकरण कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू किया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम। 1.5 से 9 महीने के बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, जिसमें 1.5 से 9 महीने के बच्चों को यह टीका लगेगा। 2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही कई इलाकों में स्थानीय समस्याओं को लेकर विपक्ष हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अल्मोड़ा से खबर, अल्मोड़ा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पार्किंग और सीवर लाइन की समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर समस्या को जल्द खत्म करने की बात कहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व की जो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को सरकार ने लटकाया है और कोई काम नहीं किया है, उसी का खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। डीपीआर तो 16 करोड़ की बनी थी, लेकिन 16 करोड़ अभी नहीं, 4 करोड़ रुपया हमको उसमें मिलने वाला है। 4 करोड़ की उसमें घोषणा हो गई है और वो भी अभी हमारी टीएससी हो रही है, उसमें 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात करी है। अभी हमने कहा हम 4 करोड़ देंगे। ये जितनी भी योजना है, चाहे ट्रक स्टैंड प्लस पार्किंग हो, चाहे अन्य शिविर की योजना हो, जो भी योजना है, ये कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत योजना है और कांग्रेस शासनकाल में इनकी प्राथमिक जो कार्रवाई थी वो कर दी गई है और हम चाहते हैं कि इसको अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, इसको बन जाना चाहिए था। आज पूरा विश्व कोरोना के वैक्सीन को लेकर परेशान है, तो वहीं एक दौर में दुनिया को कई वैक्सीन देने वाला नैनीताल का स्टेट वैक्सीन संस्थान खुद आईसीयू में है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल पटवा डांगर का ये स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 103 एकड़ में फैला स्टेट वैक्सीन संस्थान अब खुद आईसीयू में है। यहाँ चारों तरफ बंजर भूमि और खंडहर हो रहे भवन इतिहास के पन्नों में तब्दील हो रहे हैं। देश के साथ विदेश भी लिम्फ वैक्सीन, एंटी रेबीज टीका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन देने वाले संस्थान की लैब भी अस्तित्व खो रही है, तो कर्मचारियों का भविष्य भी खतरे में है। श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, मलेशिया समेत अन्य देशों तक अपनी वैक्सीन की धमक दिखा चुका संस्थान अब बदहाल है। हालांकि 16 सालों से बंद इस संस्थान पर अब स्वास्थ्य महकमे की नजर पड़ी है। हमारे ये डीजी लेवल से है ये कि उसमें
कि अभी क्या कार्यदायी संस्था है, जिसको भी हमने पहले पन्नगर ने लिया था, अब सुना उन्होंने किसी हल्दी नाम की किसी कार्यदायी संस्था को वो दिया है। तो उसमें देखना यह है कि उसमें कोई पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। दरअसल इस वैक्सीन इंस्टीट्यूट का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1903 में स्थापना के बाद इस संस्थान ने 1904 में लिम्फ वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। वहीं 1957 के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाने के साथ साथ काली खांसी, पीलिया, डीपीटी के टीके भी यहां बनने लगे। 1962 में एक साल में स्मॉल पॉक्स की 64 मिलियन डोज तैयार कर संस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया। 1975 में टिटनेस के टीके बने, जो उत्तराखंड बनने के कुछ सालों तक बनते रहे। साल 2005 के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय को यह संस्थान दे दिया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिली और सरकार ने 2020 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी को इस संस्थान को सौंप दिया। हालांकि स्थानीय लोग इस संस्थान के गुजरे दिन लौटाने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस इंस्टीट्यूट जो बेस कीमती जगह हमारे पास है, इस जगह का सही सदुपयोग होना चाहिए। यहाँ के कर्मचारियों का बहुत सी अधर्म है। यहाँ एम्स की स्थापना होनी चाहिए या फिल्म सिटी के रूप में इसको विकसित होना चाहिए। कई वैक्सीनों का गवाह बना ये पटवा डागर संस्थान देश ही नहीं विदेश में इसने अपना नाम कमाया, लेकिन आज कैंसर जैसे घातक बीमारी से संस्थान खुद पीड़ित है। जरूरी है कि सरकार इस संस्थान को कोई मल्टीविटामिन की डोज लगाए ताकि इसके पुराने दिन वापस लौट सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, पटवा डांगर, नैनीताल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर चंपावत से, जहां पर जिले के एप्टा माउंट में पुराने 6 बंगले जल्द ही अब कब्जे से मुक्त होने वाले हैं। सरकारी जमीन में गैर कानूनी तरीके से खरीदे गए इन बंगलों की कीमत जो है वो करोड़ों में है। लोहाघाट एसडीएम कोर्ट ने इस बंगले पर रह रहे लोगों पर जमीन बेदखली का आदेश इन तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इन 6 बंगलों की सुनवाई के लिए फिर से लोहाघाट एसडीएम कोर्ट को सौंप दी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी जमीन में अवैध तरीके से काबिज इन बंगलों को खाली कराया जा सकेगा। नैनीताल से 6 पत्रावलियां हमारे एबट माउंट की वापस आई है पुनः सुनवाई के लिए, जिनको पूर्व में यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। उसकी अपील में ये लोग नैनीताल माननीय हाई कोर्ट चले गए थे, जिनमें अब पुनः सुनवाई चल रही है, जिनमें शीघ्र ही निर्णय